नकुल, आज मैं इसे अपना बना लेता तो दिल को चैन आ जाता। दोनों में से किसी को अपना नहीं बना पाया, इसका अफसोस तो मुझे रहेगा। खैर, अभी नहीं तो कभी और सही। ऐसा कभी नहीं होगा, आरास गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। और कौन रोकेगा मुझे, तू? नकुल हंसता है। तुझे क्या लगता है यहाँ पुलिस की मौजूदगी में मैं क्यों सब कुछ कबूल रहा हूँ? क्योंकि अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, हमें तुझसे घूरते हुए बोला। ना ना, ये तुम सबकी गलत फहमी है। आराज की तरफ देखकर, तू जिस पावर और पैसे के दम पर इस तरह बोल रहा है ना, अब वो सब मेरा है। अब ये पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। उसके लहजे में घमंड साफ दिख रहा था। अब सभी के चेहरे पर उलझन के भाव थे, जिसे समझकर वो आराज को देखते हुए कहता है, नहीं समझा? मैं समझाती हूँ। दरवाजे की तरफ से एक तीखी आवाज सभी के कानों में पड़ी। सभी चौंक कर उस तरफ देखते हैं जहां नताशा हाथ में एक फाइल पकड़े मुस्कुरा रही थी। वो अदा से चलकर नकुल के पास आई। नकुल उसे देखकर मुस्कुराता है। नताशा अपनी हाथ में पकड़ी फाइल की ओर इशारा करके कहती है, इस फाइल में प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जिस पर दी ग्रेट आरास राजवंशी के सिग्नेचर मौजूद हैं। इसके अकॉर्डिंग अब से पूरी एआर इंडस्ट्री मेरे भाई के अंडर है, और साथ ही राजवंशी एम्पायर के 50% शेयर भी मेरे हैं। आरास राजवंशी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसके पास पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। उसकी बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सभी की हैरत अंगेज और परेशान नजरें उस फाइल पर और आरास पर टिकी थी, लेकिन आरास के चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। ये क्या बकवास है? अमित चीखते हुए बोला। ये बकवास नहीं है, ये पूरी तरह सच है। मेरे प्यारे दोस्त ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। नकुल सातिर मुस्कुराहट लिए बोला। नताशा आरांस को देखकर घमंड भरी मुस्कुराहट लिए कहती है, वैसे तुम चाहो तो अपना सब कुछ वापस पा सकते हो, बस मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर धोनी की मुट्ठियां कस गईं। वहीं आरांस के चेहरे के भाव कुछ बदले। वो अपने दोनों हाथ जींस की पॉकेट में डालकर भौहें उचकाते हुए कहता है, ओह रियली? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ओह कम ऑन आरांस, कोई भी इंटेलिजेंट इंसान ऐसी सिचुएशन में मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लेता। आखिर तुम रोड पर तो नहीं ही आना चाहोगे ना, है ना? वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात पर आरांस एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आरांस राजवंशी को रोड पर ला सके। इस सिचुएशन में भी ऐसे अंदाज, इसी के तो कायल हैं हम। नताशा बेशर्मी भरे अंदाज में बोली। उसकी बात को इग्नोर करके आराम सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ इंटेलिजेंट। क्या किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को कोई भी पेपर साइन कराने के बाद एक बार चेक नहीं करना चाहिए कि साइन रियल है या फेक? उसकी बात सुनकर एकाएक नताशा और नकुल के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। नताशा तुरंत फाइल के पन्ने पलटते हुए आरांस के सिग्नेचर देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन? आई मीन दैट वो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। वो तिरछी मुस्कुराहट लिए उन दोनों को देखता है। अब शुरू हुआ असली खेल। अब तक गीदड़ खुद को शेर समझ रहे थे, लेकिन जल्दी असली बब्बर शेर ने उनकी खुशफहमी दूर कर दी। नकुल ने तुरंत नताशा के हाथ से फाइल छीनी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। कभी अपने फोन में तो कभी वहां पेपर पर मौजूद सिग्नेचर को देख रहा था। सिग्नेचर सिमिलर तो थे, लेकिन सेम नहीं। जब तक कोई इंसान ऐसे एक साथ ना देखे, तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होता। नकुल के चेहरे का रंग फीका पड़ा। अभी तक जो घमंड उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, वो जैसे कहीं गायब हो गया। उसके एक्सप्रेशन देखकर नताशा भी डर गई। भाई, अब इसी के बल पर तो नकुल ने सीना ठोकर अपने सारे अपराध कबूल किए थे। जब यही फेक निकला तो डरना लाजमी ही था। उसने सर उठाकर आरांस को देखा, जब सरकास्टिक स्माइल करते हुए उन दोनों को ही घूर रहा था। अब ये सब देखकर जैसे सबकी सांस में सांस आई, वरना उन्हें तो लगा था कि सब कुछ उनके हाथ से फिसल गया हो। ये कैसे कैसे हो सकता है? नकुल के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड? आरांस खतरनाक मुस्कुराहट लिए सर्द लहजे में पूछता है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नताशा गुस्से से चीखते हुए बोली, रियली? मैंने कुछ किया क्या? आरांस के भाव ऐसे थे मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। कैसे कैसे किया तुमने? नकुल ने उस फाइल को गुस्से से फेंकते हुए कहा। आरांस तिरछा मुस्कुराया। फ्लैशबैक। जिस दिन सैम ने आरांस को नकुल की सच्चाई बताई थी,
उसी के अगले दिन आराज अपने केबिन में बैठा हुआ उन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। तभी उसको नकुल को देखने का ख्याल आया। उसके ऑफिस में सीसीटीवी का एक्सेस भी उसके पास था। उसने लैपटॉप खोला और नकुल को पूरे ऑफिस में ढूंढने लगा। तभी उसी के केबिन वाले फ्लोर पर वो उसे दिखा। समीर जल्दी जल्दी में अपने हाथ में फाइल पकड़े सामने से आ रहा था। नकुल भी अपने फोन में देखते हुए उसकी तरफ चले जा रहा था। समीर ने उसे ऐसे आते देखा तो वो सामने से हटने को हुआ, लेकिन जब तक वो साइड हट पाता तब तक नकुल उससे टकरा गया, जिससे समीर के हाथ में पकड़े सारे पेपर्स इधर उधर फैल गए। नकुल का फोन भी नीचे गिर गया। वो समीर की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके सर। समीर मुस्कुराकर नीचे बैठकर पेपर्स इकट्ठा करने लगता है। नकुल भी उन सबको समेटने में उसकी हेल्प करने लगा। वो समीर से नज़र बचाकर अपने पास से कुछ पेपर निकालकर उसमें मिक्स कर देता है। उसके बाद वो पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, वैसे ये नए प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं ना? जी सर। तुमने चेक कर लिया? यस सर। अब बस बॉस के साइन करना है। ओके। नकुल मुस्कुराकर चला गया। समीर भी आराज के केबिन का डोर नॉक करता है। ये सब देखकर आराज की मुट्ठियां कसी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तब तक समीर ने गेट नॉक किया। कम इन। समीर अंदर आकर उसके सामने वो पेपर्स रखकर कहता है, सर, इन पर आपके साइन चाहिए। हाँ, वहाँ टेबल पर फाइल बिखरे हुए हैं, उसे साफ करो, मैं साइन करता हूँ। वो सख्त एक्सप्रेशन लिए बोला। ओके सर। समीर टेबल क्लीन करने लगा। तब तक आराज ने उन सभी पेपर्स में से प्रॉपर्टी के पेपर्स अलग कर दिए। समीर आया। आराज ने उसकी तरफ प्रॉपर्टी के पेपर्स बढ़ाकर कहा, साइन इट। जी सर। समीर कंफ्यूज था। आई सेड साइन इट। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। समीर बेचारा डर गया। वो कांपते हाथों से पेन पकड़ उस पेपर पर सिग्नेचर करने को होता है। तभी आराज को सोचकर एकदम से कहता है, वेट। समीर तुरंत रुक गया। तभी आराज एक खाली पेज पर सिग्नेचर करके उसके सामने रखते हुए कहता है, ऐसा ही साइन होना चाहिए। वो लाचारी में सर हिलाकर कांपते हाथों से आराज के सिग्नेचर कॉपी करता है, जिसे देखकर आराज डेविड स्माइल करते हुए कहता है, वेल डन। फ्लैशबैक एंड। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे। आज की रात तो उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। आखिर एक के बाद एक शौक जो मिल रहे थे उन्हें। उनके नाक के नीचे इतना सब कुछ चलता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी थी। ये रात उनके लिए शॉकिंग नाइट साबित हुई थी। इस तरफ आराज गहरी मुस्कुराहट लिए नकुल और नताशा के डरे हुए चेहरे को देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड? मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? हाँ, आराज राजवंशी का सरप्राइज है, महंगा तो पड़ेगा, राइट? नताशा की तरफ देखकर एटीट्यूड भरे लहजे में, नाउ यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। अपने भाई की तरह नर्क में सड़ना पसंद करोगी या जिंदगी भर जेल में रहना? कंधे उचकाते हुए, नाउ चॉइस इज योर्स। तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बहन को इन सब से दूर रखो। नकुल शांत लहजे में बोला, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके हाथों से सब निकल चुका है। उसके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना जुर्म अपने मुंह से ही एक्सेप्ट किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जरूर कुछ न कुछ सोच ही लेता, लेकिन अति आत्मविश्वास ने उसे डुबो दिया। उसे आराज की बातों का मतलब साफ समझ आ रहा था। अगर वो जेल में रहता तो आराम से पूरी जिंदगी वहां काट लेता, लेकिन उसकी सजा आराज तय करने वाला था, जो शायद उसके लिए नरक समान ही होता। इसलिए वो नहीं चाहता था कि नताशा भी उसके साथ उस नरक की यातनाएं सहे। आफ्टर ऑल, एक भाई अपनी बहन को दुख दर्द में तो नहीं देख सकता ना। आराज उसकी बात पर सर्द लहजे में कहता है, क्यों? मैं क्यों दूर रखूं? अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र थी तो इन समय से शामिल ही नहीं करना था। अब जब तुमने दूर नहीं रखा तो यार भी कोई काइंड पर्सन नहीं है। नताशा उसकी बात सुनकर आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, प्लीज यार, मेरे भाई को माफ कर दो। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारी बहन भी सही सलामत है और प्रॉपर्टी भी। हम दोनों कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। इस शहर से क्या, हम इस देश से ही चले जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। कभी नहीं, तुम दोनों को माफी कभी नहीं मिलेगी। तब से शांत खड़ी शिवानी जी अचानक गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हारे भाई को बेटे जैसा प्यार दिया? अरे तुम्हें तो अपनी बहू बनाने चली थी मैंने तुम्हें समझदार, गुड़ी, संस्कारी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। मैं बेवकूफ़ तुम दोनों की बातों पर इतना विश्वास करती थी। तुम दोनों के कारण मेरी बेटी ऐसी हालत में थी और मैं किसी और को दोष देती रही।
इतने लोगों के सामने उसका अपमान करती रही। आज आज मैं खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रही, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुम लोगों ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। आज शिवानी जी को ध्वनि के साथ किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। सही ही कहा था अनीता जी ने, सच्चाई बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा शर्मसार शिवानी जी ही हुई थी। उन्होंने एक अच्छी भली लड़की को ना जाने क्या क्या कह दिया। इस बात का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन सभी को अपनी गलती का एहसास समय निकल जाने के बाद ही होता है, जिसके बाद सिर्फ पछतावा बचता है। आप फिक्र मत कीजिए मैम, इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर जो तब से तमाशा देख रहा था, उन्हें भी उन दोनों भाई बहन पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे। आरास इंस्पेक्टर को देखकर कहता है, ले जाइए इन दोनों को, लेकिन फैसला मैं करूंगा, तब तक इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। यस सर। इंस्पेक्टर उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गए थे। नकुल और नताशा को वो लोग ले गए। आरास ने गार्ड्स की तरफ देखा तो वो भी जल्दी जल्दी विला से निकलकर अपनी अपनी जगह वापस तैनात हो गए। अब सब खामोश खड़े थे। क्या कहें, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राशि की नजरें धीर पर थीं, जो उसे नजरें फेरे खड़ा हुआ था। वो जानती थी कि जिन हालातों में सच उसके सामने आया है, वैसे नहीं आना चाहिए था। वो उससे बहुत नाराज होगा। राशि धीरे धीरे धीर के करीब आती है, जिसका एहसास धीर को भी था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम मुझसे गुस्सा हो? वो नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है। मैं कौन होता हूँ तुमसे गुस्सा होने वाला? वो भावहीन सा खड़ा था। उसके शब्द सीधे राशि के दिल पर चोट कर रहे थे। वो उसका हाथ पकड़ कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, धीर अपने हाथ झटकते हुए गुस्से से चीखते हुए कहता है, क्यों ना बोलूं? उसके ऐसे हाथ झटकने से राशि लड़खड़ा गई, जिसे संभालते हुए ध्वनि गुस्से भरे लहजे में कहती है, धीर, ये क्या तरीका है बात करने का? उसकी बात पर धीर नाराजगी से कहता है, दीदी, आप प्लीज इसकी साइड मत लीजिए। इसके लिए मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं। इसलिए तो इसने अपनी पहचान मुझसे छिपा कर रखी, और आप भूल गई कि इसकी फैमिली ने आपके साथ क्या किया। धीर, तुम भी तो वही गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारे गुस्से को समझती हूँ, और वो जायज भी है, लेकिन राशि की इसमें क्या गलती है? ध्वनि उसे समझाते हुए बोली, माना माना कि आपके साथ जो हुआ उसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे अपनी पहचान हमसे छिपानी नहीं चाहिए थी। उसकी बात पर राशि परेशान लहजे में कहती है, तो क्या करती? तुम्हें सच बता देती, ताकि तुम मुझे छोड़ जाते। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझसे दोस्ती भी नहीं करते। अगर दोस्ती कर भी लेते तो कभी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते ना? उसकी बात पर धीर कुछ देर खामोश रहा, क्योंकि राशि सच ही कह रही थी। वो अगर अपनी पहचान बताती तो ऐसा ही कुछ होता। लेकिन धीर फिर भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, तुम्हारा फर्ज था सच बताना। मैं क्या करता वो बात की बात थी। तुम। राशि चिढ़ गई। वो जानती थी कि उसे अभी कुछ भी बोलना बेकार है। वो पलटकर आद्या जी की तरफ आई। राशि नम आंखों से उन्हें देखते हुए उनका हाथ थामकर बोली, आंटी, मैं जानती हूँ कि दीदी के साथ यहाँ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या इस समय मेरी गलती थी? आद्या जी तुरंत उसके आंसू साफ करते हुए नामे से हिलाकर कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा गलत तो तुम्हारे साथ हुआ था। सब सच जानकर आद्या जी को राशि के लिए भी बहुत बुरा लगा था। वो कहीं से भी राशि को ध्वनि का गुनहगार नहीं मानती थी। उन्होंने उसे भी अपनी बेटी की तरह ही माना था। उनकी बात सुनकर राशि ने चैन की सांस ली। आप ही बताइए, अगर उस वक्त मैं आपको सच्चाई बता देती तो क्या आप सब कभी मुझे वैसे ट्रीट कर पाते? आप सब भी लग जाते मेरी खातिरदारी में। तब मैं आपके लिए आपके परिवार की सदस्य नहीं होती, एक हाई सोसाइटी की गेस्ट होती, है ना? उसकी बात पर आद्या जी पूरी तरह सहमत थी। आंटी, धीर से कहिए ना, मुझे माफ कर दे। मेरे पास ना बताने की वजह भी तो मेरा प्यार ही था ना। मैं कैसे उसे सच बताकर खुद से दूर कर देती? धीर, राशि सही कह रही है, उसे माफ कर दे। आद्या जी उसकी तरफ देखते हुए पलकें झपकाकर बोली, मैंने अगर इसे माफ कर भी दिया, फिर भी उस घर में रिश्ता कैसे जोड़ लूं, जिस घर में मेरी दीदी ने इतनी बेइज्जती और दर्द सहा है? धीर परिवार के बाकी सदस्यों को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अभिषेक जी धर्मेंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हम मानते हैं कि हमारे परिवार से गलती हुई है, लेकिन इसमें हमारी राशि का कोई दोष नहीं है। वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियों के कारण वो सजा भुगते। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। हम उसकी खुशियाँ चाहते हैं, जो आपके बेटे के साथ हैं।
अपने परिवार की तरफ से हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। धर्मेंद्र जी उनके जुड़े हुए हाथ को नीचे करते हुए कहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, हमारे पिता समान है। आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। राशि को तो हम अपने घर की बहू बहुत पहले ही मान चुके हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे घर की बहू राशि ही बनेगी। हम भले ही आप जितने सुख सुविधा उसे ना दे पाएं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन पापा, धीर कुछ कहने को हुआ, लेकिन उसी वक्त धर्मेंद्र जी उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहते हैं, राशि तुम्हारी पत्नी बनेगी। उनकी बात धीर नहीं काट सकता था। वो गहरी सांस लेकर कहता है, फाइन दीदी, अब तो सारी गलतफहमी क्लियर हो गई। अब आप हमारे साथ अपने घर चलिए। वो कहीं नहीं जाएगी। उसका कहना पर था कि आराज की रौबदार आवाज वहां गूंजी, लेकिन तभी ध्वनि सामने आकर आराज को घूरते हुए कहती है, मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। आप भूल रहे हैं कि हमारे बीच क्या शर्त लगी थी। अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं 30 दिन खत्म होने में, और सच आपके सामने है। कुछ सोचकर, लेकिन सच तो आपको पहले से ही पता था। आपको पहले से ही पता था कि धीर इन सब का जिम्मेदार नहीं है। फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? ध्वनि को इस बात पर बेहद गुस्सा आया था। वो रात रात भर टेंशन के कारण सो नहीं पाती थी, और यहाँ उसे अब पता चल रहा है कि सच्चाई पहले से आरांश को पता थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए आरांश कहता है, क्योंकि उस वक्त मुझे सारी सच्चाई नहीं मालूम थी। सब नकुल खुद बता सकता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया था, खुद उसके थ्रू ही सब सच जानने का। लेकिन उससे पहले ही उसने ऐसी हरकत कर दी, तो अब पता है ना आपको सारी सच्चाई। अब मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कीजिए। इतना कहकर वो कृति की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर वो सिर हिलाकर अपने पर्स में से कुछ पेपर्स निकालकर उसके हाथ में रखते हुए धीमी मगर परेशान लहजे में पूछती है, ध्वनि, आर यू श्योर? तुझे ये करना है? उसकी बात पर ध्वनि बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। वहीं बाकी सब अब उन पेपर्स को गंभीर नजरों से देख रहे थे। जब रचना जी से रहा नहीं गया, तब वो नर्म लहजे में उससे पूछती हैं, ध्वनि, ये किस चीज के पेपर्स है? ध्वनि उनकी तरफ देखती है, फिर वहीं मौजूद सारे घर वालों को देखकर अपना मन खड़ा करते हुए नजरें फेर कर कहती है, डाइवोर्स पेपर्स? क्या? उसका कहना भर था कि सभी एक साथ चौंक गए। उन सबको इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रचना जी परेशान लहजे में उससे कहती हैं, आप क्या कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है? ध्वनि फीकी सी मुस्कुराहट लिए कहती है, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। जबरदस्ती के रिश्ते जिंदगी भर नहीं निभते, और रिश्तों में और शादी में फर्क होता है। आप इस तरह का फैसला कैसे ले सकती हैं? आप नाराज हैं, हम मानते हैं, और आपकी नाराजगी जायज है। आपको इसका पूरा हक है, लेकिन रिश्ता खत्म करना कहाँ की समझदारी है? अनीता जी गंभीर लहजे में ध्वनि को समझाते हुए बोली, दादी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि सच सामने आते ही मैं इस रिश्ते को भी खत्म कर दूंगी। ये मेरी मर्जी से नहीं जुड़ा था। इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। शिवानी जी की आंखें नम हो चली। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास था कि ध्वनि के साथ हुए व्यवहार ने उसे इस फैसले पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया है। जब उनकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी थी, तब भले ही वो उसकी अच्छाई न देख पाई हों, लेकिन अब उन्हें शुरुआत से सारी बातें याद आ रही थीं, जिससे उनके अंदर का गिल्ट बढ़ता जा रहा था। वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती हैं, शायद माफ़ी मांगने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि उनकी गलतियों के लिए सामने खड़ी लड़की उन्हें माफ़ करेगी या नहीं, लेकिन कम से कम वो अपने मन का गिल्ट थोड़ा तो कम कर सकती थी। शायद उनकी माफ़ी मांगने से ध्वनि डाइवोर्स का ख्याल छोड़ दे। यही सोचते हुए वो उनके करीब पहुंची। ध्वनि सहित सभी की नजरें अब उन्हीं पर थीं। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो करने क्या वाली हैं। हालांकि उनके चेहरे के भाव से उनके अंदर के गेट का अंदाजा कहीं ना कहीं सबको था। शिवानी जी ध्वनि के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शायद तुम मुझे माफ ना कर पाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मेरा व्यवहार तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं था। फिर भी माफी मांगने से मेरे मन का बोझ थोड़ा तो हल्का हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन प्लीज यह डाइवोर्स की जिद छोड़ दो। शादी कोई खेल नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाजों को पूरा करते हुए इस बंधन में बंधने के बाद आज़ादी सिर्फ दिमाग से मिलती है, दिल से नहीं। इस शादी को यूं खत्म मत करो। मैं इस पाप का बोझ अपने सिर पर लेकर जी नहीं पाऊंगी। शिवानी जी की बात सुनकर ध्वनि शांत सी पड़ गई। वो और बाकी सब उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे।
उनकी नज़रें उसे अपने दिल पर बोझ सी लग रही थी। वो अपना फैसला बदलने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों की बातों को कैसे काटती, इसी दुविधा में खड़ी थी। तभी धीर आगे आते हुए शिवानी जी से कहता है, आंटी आप जानती हैं कि ये शादी कैसे हुई थी? क्या दीदी को अपना जीवन साथी चुनने का हक नहीं है? जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है तो ज़रूर सोच समझ कर ही लिया होगा। वो जज्बाती होकर कभी कोई फैसला नहीं लेती। अगर वो आपके बेटे से डाइवोर्स चाहती हैं तो वही होगा। आप इस तरह दबाव डालकर उनका फैसला नहीं बदलवा सकती। धीर के लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन कोई जबरदस्ती के बंधन में बंधे। हमेशा से ध्वनि ने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। इस बार भी जो हुआ उसी के लिए हुआ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी वजह से वो अपनी खुशियों की बलि दे। भले ही उस वक्त वो छोटा था, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए ध्वनि ने क्या क्या किया यह उससे छिपा नहीं था। कहते हैं बड़ी बहन माँ के समान होती है, और ध्वनि ने अप्रूव भी किया। उसके करियर के लिए उसने अपना करियर बदल लिया। अब वो नहीं चाहता था कि फिर से ऐसा कुछ हो। वो उसे हर वो खुशी देना चाहता था जो वो डिजर्व करती है। एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा हस्बैंड और ऐसा परिवार बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। धीर की बात सुनकर कोई कुछ न कह सका। धर्मेंद्र जी माहौल की गंभीरता को समझते हुए ध्वनि से कहते हैं, ध्वनि हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी फैसला लेंगी हम उसमें आपके साथ हैं, लेकिन फैसला जरा सोच समझ कर ही लीजिएगा। ध्वनि उनकी बात पर सिर हिलाकर कहती है, मैंने पूरी तरह सोच समझ कर ही फैसला लिया है। आरांश हमेशा की तरह बिना किसी खास एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। ध्वनि उसके करीब आई, वो पेपर्स उसके आगे करते हुए कहती है, ये रहे पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं, अब आप भी कर दीजिए। अगर मैं ना करूं तो? आरांश के एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए। वो अपने सदाबहार कोल्ड लहजे में कहता है, मिस्टर राजवंशी, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने कहा था कि आप मुझे आज़ाद कर देंगे। मैंने कहा था मैं आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहीं भी डाइवोर्स देने की बात कही थी। वो तिरछी मुस्कुराहट लिए कहता है। इस माहौल में उसकी ऐसी मुस्कुराहट और बातें ध्वनि को चिढ़ाने का काम कर रही थी। आज़ादी का और क्या मतलब होता है? वो चिढ़कर बोली। हाँ, सोचते हुए, आई थिंक फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। सो तुमने क्या समझा? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें खुद से आज़ाद करता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकती हो। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, कंधे उचकाकर, फाइन। तुम अपने मायके जाने के लिए पूरी तरह फ्री हो। सरकास्टिक स्माइल करते हुए, बट डोंट यू डेयर टू फॉरगेट दैट तुम्हारा वन एंड ओनली ससुराल यही रहेगा। तुम मिसेस ध्वनि आरांश राजवंशी ही रहोगी। उसकी बात सुनकर ध्वनि दंग रह गई। उसने तो आज़ादी का मतलब कुछ और ही समझकर बोला था, लेकिन यहाँ उसके डेविल रूपी हस्बैंड ने मतलब कुछ और ही बना दिया। मुझे डाइवोर्स चाहिए, वो हैरानी से फैली बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा भरकर बोली। देन मेरा सवाल वही रहेगा, अगर मैं साइन ना करूं तो? आरांश डेविल स्माइल करते हुए बोला। ध्वनि खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि उसके साइन ना करने पर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आफ्टर ऑल वो दी ग्रेट आरांश राजवंशी था, जिसकी मर्जी के बिना कोई उससे कुछ भी नहीं करा सकता। ध्वनि को अब अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वहाँ सभी मौजूद थे, इसलिए खुद को शांत कर डाइवोर्स पेपर को उसके आगे करके कहती है, फाइन, आपको अभी साइन नहीं करना। आपका जब मन करे इस पर साइन करके भेज दीजिएगा। आरांश ने एक सरसरी नज़र उसके हाथ में मौजूद पेपर्स पर डाली, फिर बिना कुछ कहे उन पेपर्स को उठा लेता है। उसे पेपर्स लेता देख अभी ध्वनि ने सुकून की सांस ली ही थी कि अचानक आरांश ने उसकी नज़रों के सामने उन पेपर्स को दो टुकड़ों में बांट दिया। ध्वनि सहित बाकी सबकी आंखें शौक के मारी बड़ी हो गई। अमित ने चैन की सांस ली। उसकी सांस तो हलक में अटकी हुई थी। अगर उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता तो उसकी प्यार की नैया पार लगने से पहले ही डूब जाती। आप ये? ध्वनि फर्श पर बिखरे पेपर्स को देख रही थी। अब तुम चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मुझे इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही है। आराज बेपरवाही से कहता है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, धीर गुस्से भरे लहजे में कहता है। आराज उसे सर्द नजरों से घूरते हुए कहता है, आई थिंक यह हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी बहन इतनी कैपेबल है कि मुझे जवाब दे सके, एंड मैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त करता हूँ, और तुम उनमें से नहीं हो। मेक श्योर कि आइंदा मुझे तुम्हारी ऊंची आवाज़ सुनाई ना दे।
ध्वनि आरांस का गुस्सा जानती थी, इसलिए इससे पहले कि उनकी बात बढ़े वो आरांस को देखते हुए कहती है, आपको डाइवोर्स नहीं देना है, ठीक है, मत दीजिए, लेकिन आगे कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने वादे में ऐसा कुछ कहा था। वो अपने दोनों हाथ वापस पैंट की पॉकेट में डालते हुए एटीट्यूड भरे लहजे में कहता है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? ध्वनि दांत भींचते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें परेशान करने का पूरा हक है मुझे, राइट? ध्वनि उससे बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब वो क्या करे, उसकी समझ से बाहर था। उसे परेशान देखकर धीर ध्वनि से कहता है, दीदी आप चलिए, आगे क्या करना है हम बाद में सोचते हैं। ध्वनि को फिलहाल उसकी बात सही लगी। ऊपर से आधी रात भी बीत चुकी थी। वो सिर हिलाकर आगे बढ़ी ही थी कि आरांस की बात ने एक बार फिर उसके कदम रोक लिए। यू मे गो, बट अगर तुमने ऐसा कोई काम किया जिससे मुझे गुस्सा आया तो फिर तुम्हारी आज़ादी वाली लीव कैंसिल होते देर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर ध्वनि पूरी दृढ़ता से उससे कहती है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अब इस घर में और आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आऊँगी। आपको क्या लगता है गुस्सा सिर्फ आपको आता है? नहीं मिस्टर राजवंशी, इतने दिनों में शांति से सब सुनती आई क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। आपने जो मेरे साथ किया है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। किसी भी लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है, जिसे आपने शादी के अगले दिन ही सभी के सामने बहुत बुरी तरह से कुचला था। मैं कुछ नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब बिना एक भी शब्द और कहे वो तेज कदमों से निकलने लगी। तभी राशि आगे आकर उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए दीदी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। राशि तुम? ध्वनि हैरानी से कुछ कहने को होती है कि उसकी बात काटते हुए राशि सबको देखकर कहती है, यहाँ मुझे घुटन होगी, मैं रह नहीं पाऊंगी। लेकिन बेटा, शादी से पहले तुम हमारे साथ कैसे रह सकती हो? आद्या जी परेशान लहजे में कहती हैं। उनकी बात एकदम सही थी। अगर राशि शादी से पहले उनके साथ रहती तो आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते। राई का पहाड़ बनाना तो ऐसे लोगों का काम ही होता है। ऐसे में उन्हें मसाला मिल जाता। डोंट वरी आंटी, राशि मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रह लेगी। मैं तो अकेले ही रहती हूँ, मुझे भी पार्टनर मिल जाएगी। कृति उनकी दुविधा दूर करते हुए बोली, राशि बेटा, हम सब जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन ऐसे घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। आपकी हेल्थ भी अभी अच्छी नहीं है। अनीता जी से समझाते हुए कहती हैं, राशि देखो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। तुम तो जानती हो ना कि यह सब उस घटिया लोगों की प्लानिंग थी। यह सिर्फ एक गलत फहमी थी। ध्वनि उसे समझाते हुए बोली, फिर आप क्यों नाराज हो सबसे? आपका भी तो ससुराल है ये, है ना? आप यहाँ रह सकती हैं। ध्वनि उसके सवालों पर कुछ पल के लिए ठहर सी गई। वहीं उसके सवालों का जवाब कृति उसे देते हुए कहती है, राशि, ये उसका ससुराल है, लेकिन तुम्हारा अपना घर है। तुम ऐसे सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकती ना। वैसे भी यहाँ सभी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, सिर्फ कुछ लोग। खैर, तुम उसकी सजा सबको तो नहीं दे सकती ना। राशि, हमारी बात समझो, वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ध्वनि आखिरी कोशिश करते हुए बोली, यही तो वजह है, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उसी की वजह से आपको इतना सब सहना पड़ा। मैं इस गिल्ट के साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। माना कि सबकी गलती नहीं है, लेकिन कोई रोक भी तो नहीं पाया ना। जब तक आप सबको माफ़ नहीं कर देती, तब तक मैं भी किसी को माफ़ नहीं करूँगी। अगर आप सब मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो मेरे पास और भी बहुत से ऑप्शन हैं। मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। राशि, तुम ऐसे हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? शिवानी जी नम आंखों से उसे देख रही थी। उसकी जिद देखकर सब समझ गए थे कि वो अभी किसी की नहीं सुनेगी। वैसे भी अपनी बात मनवाने के मामले में वो बहुत जिद्दी थी। धीर बस सब कुछ देख रहा था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब वो बोलता भी क्या? तभी आराज की आवाज़ वहां गूंजी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन जब भी तुम्हारा गुस्सा शांत हो तो तुरंत वापस लौट आना। राशि ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने एक नज़र शिवानी जी पर डाली, जो अभी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। आखिर उसी के लिए तो उन्होंने सब किया, लेकिन गलत इंसान के साथ, जिसकी सजा यही हुई कि वो ही उन सबसे दूर रहना चाहती है। धर्मेंद्र जी उन सभी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए,
हम राशि का पूरा ध्यान रखेंगे। वो लोग वहां से चले गए। राशि भी सब पर एक नज़र डालकर उनके साथ चली गई। सुबह के 3 बज चुके थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। आराज हमेशा की तरह हाफ नेक बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसके चेहरे के भाव जरूर सामान्य थे, लेकिन अंदर एक तूफान सा उठा हुआ था। उसने जिस इंसान पर दोस्त समझकर भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। भले ही उसे सच्चाई सही समय पर पता लग गई थी, लेकिन फिर भी उसका अच्छा खासा परिवार बिखर गया था। ये सब सोचते हुए उसे अचानक ध्वनि के नीचे कई बात याद आई। आपने जो मेरे साथ किया है, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। किसी भी लड़की के लिए उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है, जिसे आपने शादी के अगले दिन ही सभी के सामने बहुत बुरी तरह से कुचला था। मैं कुछ नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। उसकी बात याद आते ही आंखें लाल हुई और हाथ रेलिंग पर कस गए। वो सिगरेट नीचे डालकर अपने पैरों से मसलते हुए बेहिसाब गुस्से भरे लहजे में कहता है, नकुल तू बहुत तड़फेगा। मौत नहीं धरती की नर्क मिलेगी तुझे। इस तरफ अनीता जी अपने कमरे में चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बैठी हुई थी। अभिषेक जी का भी वही हाल था। आपको क्या लगता है, ध्वनि वापस आएगी? उनके अचानक से किए सवाल पर अनीता जी उनकी तरफ देखती हैं, फिर सर नामे हिलाकर कहती हैं, हमें नहीं पता। ध्वनि की आंखों में हमने नाराजगी देखी है, जो कि जायज भी है, लेकिन हमें डर इस बात का है कि वो बहुत स्वाभिमानी है। अगर इसी के कारण उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया जो उनको और अंश को हमेशा के लिए अलग कर दे तो। अंश ने डाइवोर्स देने से साफ इनकार तो कर दिया है। वो उलझे से बोले, अलग होने का बस यही एक रास्ता तो नहीं है ना? अनीता जी गंभीर नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, आपका मतलब क्या है? उनकी बात सुनकर वो चौंक से गए। अनीता जी दूरदर्शी थी। वो हमेशा परिस्थिति का दूसरा पहलू भी देखती थी, जिसके अनुसार उन्हें कुछ न कुछ अंदाजा हो रहा था कि ध्वनि अलग होने के लिए कहीं कुछ ऐसा न कर दे जो उनके परिवार के लिए सही ना हो। शिवानी जी अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। रुद्र जी का भी कुछ वैसा ही हाल था। शिवानी जी को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उनकी वजह से हुआ हो। उन्हीं की वजह से उनके बेटे का रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा है और उनकी चहेती बेटी उन सबको छोड़कर जा चुकी है। उन्हें अपने किए पर अफसोस के साथ साथ गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आखिर सबने और खासकर अनीता जी ने उन्हें कितना समझाया था, लेकिन उन्होंने किसी की बात न सुनकर अपने मन की ही की, जिसकी सजा आज वो भुगत रही हैं। आंखों ही आंखों में सबकी बची हुई रात कटी। सुबह होते ही आराज तो रेडी होकर निकल गया। वही बाकी सब शांत से बैठे हुए थे। सबके होते हुए भी हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ की हवाओं में आज अजीब सी उदासी थी। इस तरफ मेहरा निवास के सब छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। ध्वनि वहाँ से नदारद थी। कृति और राशि भी वहीं मौजूद थी। कल ज़्यादा रात होने के कारण वो दोनों यहीं रुक गए थे। राशि कृति के साथ ही रहने वाली थी। वैसे तो किसी का खाने का मन नहीं था, लेकिन सबको अपने अपने काम पर तो जाना ही था, जिसके लिए खाना भी जरूरी था। आद्या जी सबको डांट कर खाने के लिए ले आई थी। नाइट आई क्लब। आरास हमेशा की तरह सबसे साइड वाली टेबल पर बैठा हुआ था। अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़े वो किन्हीं ख्यालों में गुम था। विवेक जो काफी देर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था, वो चिढ़ते हुए कहता है, अब बताएगा भी क्यों बुलाया है मुझे? कब से तेरी सड़ी हुई शक्ल ही देख रहा हूँ। आरास अपने खाली गिलास को भरते हुए कहता है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। क्या? तेरी बीवी? कौन? ध्वनि? विवेक के मुंह से ड्रिंक बाहर आ गई। वो हैरानी से आंखें फाड़े कई सारे सवाल एक साथ कर बैठा। आराज भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, कितनी बीवियां हैं मेरी जो तू इस तरह पूछ रहा है? विवेक खुद की भावनाओं को संभालते हुए पूछता है, लेकिन वो तुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या कल कुछ हुआ था? आराज कल की बात याद करते हुए सभी चीजें उसे डिटेल में बताता है। वो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे विवेक की त्यूरियां चढ़ती जा रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? पूरी बात इत्मीनान से सुनने के बाद विवेक गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, कहाँ है वो? उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। आरांस बिना किसी भाव के अपने हाथ में पकड़े गिलास नचाते हुए बोला, वो अब जेल में है। विवेक एक बार फिर चौंक गया। मतलब तूने सारा काम अकेले ही कर लिया? अरे कम से कम उसे मारने के लिए तो मुझे बुलाता, मेरा भी हिसाब बराबर हो जाता। फाइन, लेकिन अब राशि को कैसे मनाएगा? वो बहुत मूडी है। उसने साफ साफ कहा है, जब तक मेरी बीवी सबको माफ नहीं कर देती तब तक वो भी वापस नहीं आएगी।
हाँ, और ध्वनि तुझे छोड़कर अपने मायके जा चुकी है। देख भाई, वैसे तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी बीवी का कोई मायका ही नहीं है। वो नाराज होती है तो बस एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन पूरे इंडिया में जिनकी भी बीवी का मायका है, उनको यही कष्ट है कि बीवियां नाराज होकर सीधे मायके ही चली जाती हैं। अब तू एक काम कर, उसके मायके जा और उसे मना कर ले आ। वो बहुत स्वीट है, तुरंत मान जाएगी। विवेक ने वैवाहिक जीवन का ज्ञान अपने दोस्त को दे डाला। वहीं उसकी बात सुनकर आराम नामे से हिलाकर कहता है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कुछ अचानक से याद आया। स्वीट। विवेक की आखिरी लाइन याद करके उसकी त्योरियां चढ़ी, जिस पर विवेक दांत दिखाते हुए कहता है, अब स्वीट है तो है, तू वो छोड़, पॉइंट पर आ। देख, मैं कह रहा हूँ उसे अभी ही मना ले, वरना अगर उसकी नाराजगी बढ़ी तो तेरे लिए ही दिक्कत होगी। वो अभी नहीं मानेगी। आरांस ने कल ध्वनि की आंखों में अपने लिए बेहिसाब नाराजगी देखी थी। क्या हुआ? गुस्से में थी वो? विवेक उसकी बात पर सोचते हुए पूछता है। हाँ, वो ध्वनि की कल की कही बात याद करते हुए बस इतना सा जवाब देता है। विवेक अचानक से कुछ सोचकर आरांस से शरारती अंदाज में पूछता है, वैसे तू उसे अपने पास वापस क्यों लाना चाहता है? कहीं तुझे उससे इश्क तो नहीं हो गया? उसकी बात सुनकर आरांस जो गिलास अपने मुंह के पास ले जा रहा था, उसके हाथ वहीं थम से गए। एक पल के लिए उसके भावहीन चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन झलके, लेकिन जल्दी ही सर झटककर वो विवेक के सवाल के जवाब देते हुए कहता है, मुझे कोई इश्क विश्क नहीं हुआ है। मैंने उससे शादी की है और अब वो मेरी पसंद और चाहत है बस। मुझे वो अपने पास चाहिए। उसकी बात सुनकर विवेक हंसकर उसके गले में बांह डालते हुए कहता है, देख, एक दोस्त होने के नाते सलाह दे रहा हूँ। इश्क और पसंद के बीच में सब फंसे हुए होते हैं, इसलिए बेहतर है तू खुद के इमोशंस क्लियर कर ले। मैं क्लियर ही हूँ, वो हमेशा की तरह दो टूक जवाब देता है। विवेक सर नामे हिलाकर कहता है, ऐसा तुझे लगता है? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर ये तेरी चाहत है कि ध्वनि तेरे साथ रहे, तो कल तूने उसे जाने क्यों दिया? यार ने हमेशा जो चाहा है वो हर हाल में पाया है, फिर तूने अपनी चाहत को जाने क्यों दिया? तू अगर उसे बस अपने पास चाहता तो कल उसी वक्त रोक सकता था, और तुझे हमेशा की तरह ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं पाता, क्योंकि यार के खिलाफ जा सके कोई ऐसी ताकत किसी में नहीं है। अगर मैं ऐसा करता तो उसकी आंखों में जो नाराजगी थी वो नफरत में बदल जाती। मैं उसकी आंखों में भी वही चाहत देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खुशी से मेरे पास रहे। आराज कुछ खोए हुए अंदाज में कहता है। उसकी बात सुनकर विवेक मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो गहरी मुस्कुराहट लिए कहता है, बस मुझे तो जवाब मिल गया। इश्क में अक्सर इंसान अपने पार्टनर को खुश देखना चाहता है, लेकिन चाहत में इंसान सिर्फ अपनी खुशी देखता है। ध्वनि, अगर सिर्फ तेरी चाहत होती तो वो अब तक जबरदस्ती ही सही, लेकिन तेरे साथ होती। लेकिन तू उसे जबरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहता, तो उसे खुश देखना चाहता है, उसे मनाना चाहता है। ये चाहत नहीं, इश्क है मेरे यार। आखिर तू भी आशिकों में शामिल हो ही गया। विवेक की बातों ने आरांस को उलझन में डाल दिया। वही विवेक हंसते हुए वेटर को बुलाकर कहता है, एक और बोतल लेकर आओ। मेरा दोस्त इश्क बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। वेटर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर वहां से चला गया। वहीं आरांस विवेक की बातों में ही गुम था। उसे उलझा देखकर विवेक उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, इतना मत सोच, तुझे अपने इश्क का एहसास खुद ही हो जाएगा। आराज की पूरी रात विवेक की बातों में उलझकर ही कटी। यूं तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन इतने छोटे से सवाल में बुरी तरह फंस गया था। इस वक्त वो ऑफिस के लिए तैयारी हो रहा था कि अभी भी उसके जहन में यही सवाल चल रहा था, इश्क या चाहत। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर असिस्टेंट लिखा हुआ था। हाँ, वो कॉल पिक करके हमेशा की तरह कोल्ड लहजे में बोला। सामने से समीर घबराए लहजे में बोला, बॉस, मैम के घर पर लॉक लगा है। उसकी बात सुनकर घड़ी पहनते हुए आरांस के हाथ रुक गए। वो हमेशा वाले सीरियस लहजे में पूछता है, अपने अपने वर्क प्लेस पर गए होंगे? नो बॉस, मैम के पापा ने अपना दुकान किसी और को बेच दिया है। कृति मैम का फ्लैट भी खाली है। मैम के भाई ने भी अपना वेटर वाला जॉब छोड़ दिया है। यहाँ आसपास के घरों से पता चला कि कल रात ही वो लोग अपना अपना सामान लेकर इस शहर से जा चुके हैं। कहाँ गए, इसका किसी को पता नहीं। समीर घबराते हुए पूरी बात कह डालता है। वहीं उसकी बात सुनकर आराज की आंखें डार्क हुईं। उसकी हथेली फोन पर कस गई। मैं कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूँ। कॉल कट कर वो तेज कदमों से कमरे से निकला।
बाकी घर वाले इस वक्त डाइनिंग एरिया में मौजूद थे। आराज को इतनी जल्दी में जाता देखकर अनीता जी उसे टोकते हुए कहती हैं, अंश कहाँ जा रहे हैं आप? पहले नाश्ता कर लीजिए। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर वो बिना आगे कुछ कहे सुने निकल गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखकर निराशा में सर हिला देते हैं। भाई अमित कल से ही कृति का फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इस वजह से वो कल से ही बेहद परेशान था। कल वो उसके फ्लैट पर भी गया था, लेकिन कृति ने गेट ही नहीं खोला। इस तरफ आराज ध्वनि के घर पहुंचा। समीर वहीं गेट पर खड़ा था। आराज बेचैन मन से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ सो नहीं हो रहा था। उसने घर के ताले को छुआ, तभी बगल वाले घर से एक औरत बाहर निकली। उन लोगों को वहां खड़ा देखकर वो उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे बेटा, उनके घर पर कोई नहीं है। वो लोग तो कल रात ही ये शहर छोड़कर चले गए। आपको पता है वो कब तक आएंगे? समीर उसी औरत से पूछता है। आद्या तो कह रही थी कि अब कभी नहीं आएगी। ये घर भी वो जल्दी ही बेच देंगे। इतना कहकर वो औरत अंदर चली गई। उस औरत की बातें सुनकर आराज की धड़कनें मानो थम सी गईं। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि धोनी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। आराज वापस तेज कदमों से कार में बैठा। कार वापस राजबंशी विला की तरफ चल पड़ी। समीर भी जल्दी अपनी बाइक से कार के पीछे चल पड़ा। इस तरफ अमित भी कृति की बिल्डिंग के बाहर सर पर हाथ रखे खड़ा था। दरअसल अभी अभी वो कृति के फ्लैट से आ रहा था। वहां जाकर उसे पता चला कि वो कल ही फ्लैट खाली करके जा चुकी है। वो सोचकर वो जल्दी से कार में बैठकर ध्वनि के घर का रुख करता है। इस तरफ आराज वापस विला पहुंचा, जहां सभी इस वक्त हॉल में ही मौजूद थे। अभी बस वो लोग ऑफिस के लिए ही निकलने वाले थे, लेकिन आरांस को इस वक्त आता देखकर वो सब कंफ्यूज हो गए। आरांस बिना किसी पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ चला गया। आरांस, क्या हुआ? आप तो काम से गए थे ना? अभिषेक जी ने उसके माथे पर पड़े बल देख लिए थे, लेकिन आरांस सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। समीर उसके पीछे भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसे इस तरह देखकर रुद्र जी गंभीर लहजे में उससे पूछते हैं, क्या हुआ है? सर वो मैम अपनी पूरी फैमिली के साथ ये शहर छोड़कर चली गई हैं। समीर सर झुकाते हुए घबराते हुए कहता है, क्या? सब एकदम से चौंकते हुए खड़े हो गए। वहीं दरवाजे पर खड़े अमित ने जब ये सुना तो उसके कदम ठिठक से गए। राशि, मेरी बच्ची, वो भी उन्हीं के साथ गई? शिवानी जी घबराते हुए पूछती हैं। शायद हाँ। अनीता जी सर पकड़ धम से सोफे पर बैठ गईं। रंजीत जी परेशान लहजे में पूछते हैं, तुमने सब अच्छे से पता किया? यस सर। यहाँ से वो अपना सब कुछ बेच कर जा चुके हैं। समीर के लहजे में भी उदासी झलक रही थी। हमें लगा ही था ध्वनि इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अनीता जी परेशान हो गई। रचना जी उन्हें संभालते हुए कहती हैं, माँ आप फिक्र मत कीजिए, अंश उन्हें ढूंढ लेगा। सरला जी की तरफ देखकर, पानी लाइए। सरला जी भी घबराई हुई सी तुरंत पानी लेकर आई। इस तरफ आराम सावर के नीचे खड़ा खुद को शांत कर रहा था। उसका मन एक डर में गिर गया था, शायद ध्वनि को खोने का डर। अपने अंदर का गुबार निकालते हुए वो बॉल पर जोरदार पंच जड़ते हुए चीख कर कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने अपनी सारी ताकत उस पंच में झोंक दी थी, जिससे उसके हाथ वापस से फट गए थे। लेकिन अपने चोट की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे दर्द चोट में नहीं अपने दिल में हो रहा था। लेकिन अभी उसके जज्बात साफ नहीं हुए थे। इसकी यह चाहत, नहीं, तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। वो तुरंत बाथरूम से बाहर आया। अपना फोन उठाकर सैम का नंबर डायल करता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सामने से सैम सीरियस आवाज में कहता है, बॉस, आई नो आप चाहते हैं कि मैं मैडम को ढूंढ लाऊं। मुझे सब पता चला। मैं भी यही चाहता हूँ, बट बॉस, किसी भी आम इंसान को इस देश में ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना घास के ढेर में सुई ढूंढना। अगर इंसान बड़ा हो और फेमस हो तो वो फिर भी कहीं भी छिपे, उसको ढूंढना चुटकियों का काम है। लेकिन एक आम इंसान को ढूंढना उतना ही मुश्किल है। उसकी बात सुनकर आराज की आंखें बंद हो गई। दिल की धड़कनें तेज हुई। फिर भी खुद को संयमित कर वो कहता है, मुझे मेरी बीवी अपने सामने चाहिए। बॉस, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उन्हें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, आरास ने कॉल कट किया। उसकी आंखें अब भी बंद थी। उसके जहन में अब बस ध्वनि की यादें ही बची थी। इस तरफ अनीता जी हॉल में बैठी हुई थी। अमित उनकी गोद में सर रखकर वहीं सोफे पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी। वो सिसकते हुए कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है दादी?
सब एक तो पहले ही आरांश और राशि के लिए परेशान थे। अब जब उन्हें पता चला कि अमित कृति से प्यार करता है और वो भी उनके साथ ही जा चुकी है, तो वो और भी परेशान हो गए। अपने बेटे को रोते हुए देखकर कामनी जी की आंखों में भी नमी थी। अनीता जी प्यार से अमित का सर सहलाते हुए कहती हैं, प्यार परीक्षा मांगता है, इस वक्त आपके प्यार की भी परीक्षा है। दादी, मैं नहीं रह पा रहा। वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? अमित की बातों से उसकी तरफ साफ महसूस हो रही थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्यार और दोस्ती में से दोस्ती को चुना, बस इतनी सी बात है। अनीता जी उसे समझाते हुए बोली। शिवानी जी अपना सर पकड़ रोते हुए कहती हैं, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ध्वनि और राशि दोनों घर छोड़कर चली गईं। कृति के जाने के पीछे भी तो यही कारण है ना। मैंने सब बर्बाद कर दिया। सब परेशान निगाहों से उन्हें देख रहे थे। 4 साल बाद उत्तराखंड की हंसी वादियों में बना एक बड़ा सा और खूबसूरत सा घर। एक मंजिल की वो खूबसूरत इमारत जिसके पीछे बर्फीले पहाड़ देखे जा सकते थे। घर के गेट के साइड में बोर्ड लगा हुआ था, मेहरा हाउस। उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ था, IAS धीर मेहरा। घर के गेट के साइड में एक बड़ी सी काली कार खड़ी थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो मिडिल क्लास से ऊपर की फैमिली है। निवी, कहाँ हो? एक लड़की किचन से हाथ में दूध का गिलास लिए बाहर आई। जब उसके पुकारने पर भी कोई नहीं आया, तो उसने एक सरसरी नज़र पूरे हॉल में दौड़ाई। पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। निवी, छिपकर कोई फायदा नहीं है, बाहर आओ। देखो, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। वो हॉल में इधर उधर देखते हुए बोली। फिर से हमारी राजकुमारी हमारी लाडो को परेशान कर रही है क्या? बाहर से दरवाजे पर खड़े धर्मेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले। आद्या जी भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। आ गए आप दोनों बॉक करके? ध्वनि उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठे हैं। धर्मेंद्र जी सर हिलाकर कहते हैं, हाँ भाई, हम तो आ गए, लेकिन हमारी राजकुमारी कहाँ है? ध्वनि इधर उधर वापस हॉल में नजर डालते हुए कहती है, यहीं बिठाकर गई थी। दूध देखकर पता नहीं कहाँ छिप गई है। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, आद्या जी मुस्कुराकर बोली। नीवी, नीवी बाहर आओ। देखो, नानी नानू आ गए। आद्या जी प्यार से आवाज लगाते हुए बोली। उनकी आवाज सुनकर वो तो बाहर नहीं आई, लेकिन ऊपर से धीर और राशि जरूर नीचे आ गए। धीर ब्लैक 3 पीस सूट पहने बेहद हैंडसम लग रहा था। वो घड़ी की स्ट्रिप बंद करते हुए राशि के साथ सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। माँ, आपके बुलाने पर वो नहीं आएगी। 1 मिनट। धीर इधर उधर देखते हुए किसी को खोजने लगा। तभी उसकी नज़र धर्मेंद्र जी के सोफे के नीचे पड़ी, जहाँ से पिंक कलर का कपड़ा विजिबल था। उसे देखकर धीर लंबी मुस्कुराहट लिए उस तरफ बढ़ा और एकदम से नीचे झुककर हंसते हुए कहता है, नीवी पकड़ी गई। उसके इतना कहते ही नीचे से किसी के खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर ध्वनि से हिलाकर कहती है, यही सब देखकर लगता है तेरा IAS बनना कुछ काम में आया है। उसकी बात पर धीर उसे देखते हुए कहता है, अब इससे IAS बनने से क्या लेना देना है? कुछ नहीं, तू उसे बाहर ला, वरना आज मेरे कॉलेज से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। अरे, किसकी इतनी हिम्मत है जो IAS की बहन को निकाल दे? धीर अकड़ते हुए बोला। रोज तुम्हारी राजकुमारी के चक्कर में लेट होता है। अब जब प्रोफेसर ही लेट होंगे, तो स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप और आपके स्टूडेंट्स। सोफे के नीचे देखते हुए प्यार से। निवी, चलो बाहर आओ। नहीं नहीं, नहीं आऊंगी। नीचे से एक क्यूट सी तोतली आवाज आई, जिसने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। निवी, बाहर आओ, मम्मा को लेट हो रहा है ना। ध्वनि वहीं खड़े खड़े परेशान सी बोली। नहीं, आप फिर से दूध देंगी? अच्छा, पहले आप बाहर आओ। मामा है ना, आपको बचा लेंगे। धीर बेहद प्यार से बोला। मम्मा के सामने किसी की नहीं चलती। उसकी बात पर धीर का मुंह बन गया। वही ध्वनि मुस्कुरा दी। अरे, क्या हो रहा है यहाँ? एक जानी पहचानी सी आवाज बाहर की तरफ से आई। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। कृति वहां खड़ी सबको देख रही थी। वही उसकी आवाज सुनकर सोफे के नीचे से एक बच्ची निकलकर बाहर आई। उसे ऐसे बाहर आता देखकर सब चौंक गए। करीब 3 साल की क्यूट सी बच्ची, गुलाबी रंग की फ्रॉक उसके गेहुआ रंग के शरीर पर बेहद फब रही थी। वो बच्ची बेहद गोरी नहीं थी, लेकिन उसकी सुंदरता उसी रंग में निखर रही थी। काली गहरी आंखें, लंबे बालों को दोनों तरफ कान के पास 2 पोनी टेल में बांधे हुए थे। उसे ऐसे देखकर राशि की आंखों के आगे आराज का चेहरा घूम गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रंग से लेकर रूप तक बिल्कुल आराज की कॉपी थी।
राशि ने आरांश की बचपन की फोटो देखी थी जिसमें वो बिल्कुल सेम टू सेम था। राशि की आंखों में हल्की नमी आई तो उसने बेहद ही सफाई से छिपा लिया। इस तरफ निधि सोफे से निकल तुरंत कृति की तरफ अपने नन्हे पैरों से भागते हुए बोली, मासी बचाओ। वो कृति के पास आकर 4 कदम पहले से ही उसके ऊपर छलांग लगा देती है, जिसे कृति तुरंत किसी बॉल की तरह कैच कर लेती है। वो नन्ही सी पोए भर की बच्ची कृति को देखकर क्यूट सी स्माइल लिए बोली, मासी बचाओ। हाँ हाँ बचाती हूँ, पहले ये तो बता बचाना किसे है। कृति उसकी तरफ कंफ्यूज नजरों से देखते हुए पूछती है। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नीवी से ज्यादा बच्ची वो खुद हो। मम्मा से। वो अपनी उंगली से ध्वनि की तरफ इशारा करके अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखते हुए बोलती है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। यही तो वो ब्रह्मास्त्र था जिसे नन्ही सी नीवसा सबसे अपनी बातें मनवा लेती थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर ध्वनि भी मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े, लेकिन जैसे उसकी नज़र नीवी की आंखों में मौजूद शरारती चमक पर पड़ी, वैसे ही उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन सख्त किए। निभी, कल भी तुम कृति की वजह से बच गई थी, आज तो तुमको दूध पीना ही पड़ेगा। नहीं पीना निभी को दूध, वो मुंह बनाते हुए बोली। मेरी प्यारी बनी, कल मासी ने बचा लिया था ना तुमको, आज पी लो। कृति ध्वनि की घूरती नजर खुद पर महसूस करके निभी को समझाते हुए बोली, इसका टेस्ट गंदा आता है। वो मासूमियत से बोली। ध्वनि सिर हिलाकर एक हाथ में दूध का गिलास पकड़े और दूसरे हाथ से उसे गोद में लेते हुए कहती है, बेटा ऐसा है, हर अच्छी चीज का टेस्ट गंदा ही आता है। वो उसे सोफे पर खड़ा करके दूध का गिलास उसके आगे करती है। नीवी अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए क्यूटनेस से लबरेज लहजे में कहती है, ओके। नीवी दूध पी लेगी, लेकिन ध्वनि ने राहत की सांस ली ही थी कि उसकी लेकिन सुनकर वो वापस उसकी तरफ देखती है। उसके इस अंदाज से ध्वनि के दिमाग में एक पल के लिए आराज का ख्याल कौन गया। आखिर वो भी तो पहले अपनी बात से राहत देता था, फिर उसका लेकिन धर्म संकट में डाल देता था। निभी आगे अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, आपको मुझे स्केटिंग के लिए ले जाना होगा। ध्वनि की बहुएं सुकड़ गईं। तुम्हें स्केटिंग आती है? सीखने के लिए ही तो जाना है, वो मासूमियत भरे एटीट्यूड में बोली। अच्छा, मामा आपको इस संडे लेकर जाएंगे। अब दूध खत्म करो। धीर उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोला। प्रॉमिस? वो अपने नन्हे हाथ आगे करते हुए पूछती है। धीर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, पक्का वाला प्रॉमिस? हो गया, चलो अब जल्दी दूध खत्म करो। ध्वनि वापस से उसके आगे दूध का गिलास करते हुए बोली। दूध देखकर एक बार फिर नीबी का क्यूट सा मुंह बन गया। वो दूध को ऐसे देख रही थी जैसे वो दूध ना होकर उसका कोई दुश्मन हो। उसने गिलास लिया और एक बार पप्पी फेस बनाकर सबको देखा। सब उस पर ही अपनी नजर टिकाए बैठे थे। उसने मुंह बिदकाते हुए गिलास को मुंह से लगाया और दूध पीते वक्त उसका मुंह जब बनता था तो सबको देखने में बड़ा मजा आता था। वो आड़े टेढ़े मुंह बनाकर आखिरकार दूध खत्म कर दिए। ध्वनि उसके हाथ से गिलास लेकर उसका सर थपथपाकर कहती है, गुड गर्ल। अब जल्दी चल यार, हम ऑलरेडी आधे घंटे लेट हैं। कृति परेशान लहजे में बोली। ध्वनि सिर हिलाकर वो गिलास वहीं टेबल पर रख अपना पर्स उठाते हुए निवी से बोली, मम्मा शाम तक आ जाएंगी, अपनी शरारतों से नानू नानी को परेशान मत करना। मम्मा, मैं मामी के साथ जाऊंगी, निवी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोली। ध्वनि राशि की तरफ अपना रुख करती है। राशि पहले तो निवी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही ध्वनि की नजरें खुद पर महसूस हुई तो हड़बड़ा गई। वो जबरदस्ती की लंबी सी मुस्कुराहट लिए कहती है, दीदी वो वहाँ कुछ नहीं करती, एकदम शांत बच्ची की तरह एक जगह बैठी रहती है। ये और शांत रहने दे, मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों पार्लर में क्या करती हो। ध्वनि राशि को और नीवी को घूरते हुए बोली, अब चल भी, अभी ही सबकी क्लास लगानी है। कृति उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।